एक डर जब दूसरे डर के विरुद्ध होता है तो युद्ध होता है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होकर रहेगा? ऐसा कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल होगा, मगर युद्ध होकर ही रहेगा। आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान युद्ध की सियासत का रण कैसे बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में और राहुल गांधी बाड़मेर में, दो बॉर्डर पर दो बड़ी पार्टियां युद्ध के उन्माद में किस तरह से सेना के सम्मान के नाम पर सियासत करती हुई दिखाई देने वाली हैं और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। कौन असली देशभक्त है, कौन नकली देशभक्त है, इन सियासी चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि राजस्थान की बीजेपी सरकार अब क्यों खफा हो गई है सलमान खान के खिलाफ, और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल अकेले पड़ गए हैं तो क्या राजस्थान के सभी सियासी पार्टियों के नेता जिंदा हैं या मर गए हैं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या ट्वीट किया है जिसे लेकर राजस्थान के एक सीएम के बारे में अटकलों का बाजार गर्म है। मगर शुरुआत कर लेते हैं, जाति है कि जाति ही नहीं। अभी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मचा घमासान शांत ही नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह को लेकर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये राजपूत है, मगर ये तो हरियाणा की जाटव है, यानी दलित है, और ये सारे के सारे पीडीए के हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। तो फिर कुंवर विजय शाह जी जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोले थे, वो जो आदिवासी हैं वो पीडीए के पार्ट नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक कम है और मध्य प्रदेश में 22% है। सेना को देखने के इनके सियासी नजरिए होते हैं नेताओं के, मगर ये भूल गए कहना, या फिर कोई कह देगा उधर वाला कि कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में जज साहब ने जो कमान संभाली वो ब्राह्मण थे। यानी कि ऐसे ऐसे खोज कर लेकर आ रहे हैं जातियों के नाम, और जातियों के खांचे में, धर्म के खांचे में बांटते जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो धूर्तों का आखिरी रास्ता जाति और धर्म ही होता है। छोड़िए, चर्चा करते रहेंगे इस पर, मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर आ रहे हैं। उसी बीकानेर में जहां पर ठीक सामने 30 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर पर बहावलपुर में भारतीय सेना ने अटैक करके जैसे मोहब्बत के अड्डे को नेस्तानाबूद कर दिया था। जिस नाल वायुसेना के अड्डे को बार बार पाकिस्तान निशाना बना रहा था, आदमपुर बेस के बाद नाल बेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि देशनोक रेलवे स्टेशन को समर्पित करेंगे देश को, और बॉर्डर पर सेना के जवानों से मिलेंगे, 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। आपको लग रहा होगा इस भीषण गर्मी में, जब ऐसा लग रहा है कि जल जाएंगे बाहर खड़े होकर, ऐसी क्या आफत पड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं क्योंकि वाकई में सियासी आफत पड़ी है और पाकिस्तान को संदेश भी देना है कि हमने घर में घुसकर मारा था, घर में घुसकर मारेंगे। सेना का मनोबल ऊंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आज भी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ और सुरक्षा सलाहकार के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। राजनाथ सिंह ने तो ऐलान ही कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि युद्ध होना ही होना है। युद्ध
टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि देश अब युद्ध के रास्ते पर चल पड़ा है। वक्त लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मगर चौथे साल से पहले युद्ध हो सकता है। ये देश के जनमानस को एक तैयार करने की श्रेणी है, जहां पर चरणबद्ध से हमारी सियासी पार्टियां युद्धोन्मादी होती जा रही हैं और इसे सियासी फायदा कैसे लिया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही है। तभी तो जगदीश देवड़ा, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के शान में, और दूसरे पार्ट में कहा सेना के सम्मान में, दोनों को जोड़ करके अपने अपने हिसाब से तर्क निकाले जा रहे हैं कि देखिए सेना के सम्मान में इतनी खराब बातें बोली है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए इसे जोड़कर कैसे अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। मगर ये चलता रहेगा, ये सियासी बातें हैं, इन बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सेना से कैसे सियासी फायदा लिया जाए ये सबकी समस्या हो गई है। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं, और राहुल गांधी बाड़मेर में आ रहे हैं। उत्तरलाई वहां पर भी हमारा सैन्य अड्डा है, और वहां के कांग्रेस के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी बॉर्डर इलाके में जय हिंद रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। कांग्रेस वैसे तो झंडा लेकर पहले जय जवान जय किसान यात्रा निकाल चुकी है, मगर लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभाले हुए हैं, तमाम मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता बीजेपी की बता रहे हैं कि सेना का शौर्य कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चहुओर बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि शौर्य के चकाचौंध में कांग्रेस कहीं पीछे न हट जाए, लिहाजा राहुल गांधी भी बाड़मेर में रैली के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जय हिंद रैली के जरिए क्या बताएंगे पता नहीं, मगर क्या वाकई में एक डर दूसरे डर के विरुद्ध हो गया है, इसलिए युद्ध होगा। उम्मेदवार बेनीवाल ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 20 से 30 मई तक देश भर में आयोजित की जा रही जय हिंद सभाओं के अंतर्गत बाड़मेर को शामिल किए जाने पर मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये रैली जो है होने जा रही है। इस प्रचंड गर्मी में कोई चुनाव नहीं है, लोकल बॉडी चुनाव भी नहीं है, मगर अच्छी बात है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां सेना के सम्मान में बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं। क्या वाकई आपको लगता है ऐसा? पता नहीं, हो भी सकता है, मगर मुझे लग रहा है कि इसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। पर अच्छी बात है, सेना ने 1971 के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वदेशी हथियारों से किस तरह से पाकिस्तान के और आतंकियों के सैन्य और आतंकी अड्डे को प्रिसीजन के साथ, अचूक मारक क्षमता और निशानदेही के साथ बर्बाद किया है, उसकी शौर्य गाथाएं जनता में सुनाई जानी चाहिए। और मैं तो जैसलमेर बॉर्डर पर इसका साक्षी रहा हूं, अपने सेना के पराक्रम और शौर्य और उसके वैभव का। पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सियासत 24 घंटे चलते रहती है, इसलिए ये चलती ही रहेगी। सेना हमारे इन सब से अलग अपना काम करती रहती है, और जनता के दिलो दिमाग में सेना के प्रति भरपूर सम्मान भी है। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वैसे तो देखिए इनके किसी भी कही हुई बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और आप सोच रहे होंगे कि ये स्वामी जी का वक्तव्य जो है हम राजस्थान तक पर क्यों दिखा रहे हैं, मगर इन्होंने लिखा है कि तुर्की के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो पवन खेड़ा जयराम रमेश की तरफ माइक कर रहे थे, और जयराम रमेश बोलने से मना कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि
क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तुर्की में जरूर रुकते हैं और उन्होंने कहा एंड व्हाट सर्विस डिड एक्स कांग्रेस सीएम ऑफ राजस्थान प्रोवाइड, मतलब राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री तुर्की में राहुल गांधी को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता किसी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के की हैसियत तुर्की तक मार करने की है, मगर किसी की हैसियत के बारे में आप कह नहीं सकते जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। और स्वामी जी के पास क्या एविडेंस है पता नहीं, वो ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। उनके कहे हुए का बहुत ज्यादा भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। पर बीजेपी में भी राजनीति कम नहीं चल रही है। आपने गौर से देखा, विद्याधर नगर में जहां की विधायक हैं दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर कार्यक्रम हुआ स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के नाम पर लाइब्रेरी के उद्घाटन का, मगर स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री नहीं दिख रही थी और राजपूत नेता के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे थे। इस कार्यक्रम में हालांकि मुख्यमंत्री को भी आना था, मगर वो दिल्ली चले गए थे। और इस दृश्य को देखिए और समझिए कि राजवी साहब का टिकट कटा था इसी विद्याधर नगर से। क्या दिया कुमारी को लेकर उनके मन में जो दर्द था वो खत्म नहीं हुआ है? क्या दिया कुमारी को इनवाइट किया गया वो नहीं आई, या फिर इनवाइट ही नहीं किया गया था इसलिए नहीं आई? मगर ये चर्चा का विषय रहा। बीजेपी के अंदर की तस्वीर, जाति के समर्थक, जातीय नेताओं के समर्थक भावनाओं में उबलते रहते हैं, मगर जातीय नेताओं में आपस में 36 का आंकड़ा बना रहता है। इसलिए मैं जाति आधारित बंटे हुए समर्थकों से कहता हूं कि नेताओं पर ज्यादा भरोसा मत करो, अपने माता पिता गुरुओं पर ज्यादा भरोसा करो और भावनाओं को काबू में रखो। और यही हालत है और यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल आज अकेले पड़े हुए हैं। हनुमान बेनीवाल अकेले पड़े हुए हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर एक खबर ऐसी भी है कि लंबे समय बाद आई है, वरना हमारा तो दिन जोधपुर में ही कटता था। अब इस रात की भी कोई सुबह नहीं है। सलमान खान सोच रहे होंगे कि कौन से नक्षत्र में जोधपुर गया था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, सलमान खान का मामला ठप हो जाता है, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, सलमान खान की पेशी फिर से शुरू हो जाती है। लोअर कोर्ट ने बरी किया था, अब राजस्थान सरकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ हाई कोर्ट में जा रही है और चली गई है, और 28 जुलाई को सुनवाई है। यानी कि सलमान खान का जोधपुर का चक्कर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। अब पता नहीं, मैं जर्नलिज्म में आया था तब से मैं कवर कर रहा हूं, और क्या पता जर्नलिज्म छोड़ दूंगा तब तक कवर ही करते रहूंगा। ये भारतीय न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है इसका जीता जागता उदाहरण है। मगर चूंकि सलमान खान का मामला है, इसलिए हिरण शिकार का ये मामला, काले हिरणों के शिकार का ये मामला सुर्खियों में बना रहता है। अब भजन लाल शर्मा ने सलमान खान के खिलाफ ये एक्शन क्यों उठाया है पता नहीं। अगर कांग्रेस सरकार नहीं उठा रही थी तो पता नहीं क्यों नहीं उठा रही थी। अब कई तरह की सियासी वजहें हुआ करती है। ये वजहें कई बार चर्चाओं में आती है, कई बार चर्चाओं में नहीं आती है। मगर जो बात हम कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अकेले क्यों पड़ गए हैं, क्या जो लोग पेपर लीक को लेकर या फिर एसआई परीक्षा को रद्द कराने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन सारे लोगों में एक प्रतिस्पर्धा है कि कोई नेता इस मुद्दे को लेकर बड़ा ना बन जाए। आज जब कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा कि हनुमान बेनीवाल हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टनर है दिल्ली में, तो फिर आपस में
इस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को भी इस पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में उतरना चाहिए, या फिर कांग्रेस के अंदर एक हीनता ग्रंथि है, एक गिल्ट है कि हमारे राज में इस तरह का काज हुआ है तो हम कैसे आंदोलन का हिस्सा बने, या फिर कहीं हनुमान बेनीवाल बड़ा नेता ना बन जाए इसलिए चुप्पी है। आश्चर्यजनक रूप से जिस दिन से हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी सचिवालय के अपने कमरे में अति व्यस्त हो गए हैं और उन्हें भी इस मसले पर बोलने का मन अब नहीं कर रहा है। पर इस सबसे अलग अब तो हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसका परिणाम क्या होता है हम 26 मई को देखेंगे। पर जो पद्मा चौधरी के बारे में जो कुछ सामने आया है, क्या राजस्थान के किसी भी इंसान को, किसी भी छात्र को, किसी भी नेता को हैरान नहीं कर रहा है? अगर हैरान नहीं कर रहा है तो समझिए पेपर लीक राजस्थान में नहीं रुकेगा। अब बताइए, आरपीएससी कह रही है कि हम 24वें रैंक वाले पद्मा चौधरी को 39A 39A रैंक दे रहे हैं। ए क्या होता है पहले तो मेरे समझ में नहीं आया। ऊपर से 34 नंबर के सवाल में 0 था, 0 से 7 हो गया, 7 से 0 हो गया। आरपीएससी में रीचेकिंग, कॉपी के रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या आरपीएससी ने अपने स्तर पर किसी संविधान में संशोधन किया है, अपने नियमों में संशोधन किया है? क्या इसके लिए भजनलाल सरकार से इजाजत ली गई है? पता नहीं। रीचेकिंग कैसे हुई, और रीचेकिंग हुई तो फिर ये नंबर कैसे मिला? नंबर मिला तो 39 रैंक तो समझ में आता है, 39A क्या होता है? क्या अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो फिर रैंकिंग सुधारने भर से छोड़ देना चाहिए या पूरी जांच होनी चाहिए? मुक्ता राव को लेकर ऐसे खामोशी हो गई है। चलो वो सैनी सुसाइड कर लिया, किसी का मन नहीं हो रहा है जांच के लिए, मत करे। इतने बड़े केस को दिया गया, इनकम टैक्स को भी मन नहीं कर रहा है कि हम पूछें कि इतने बड़े कैश का लेन देन कैसे हुआ, 40 लाख 41 लाख का कहां से आया, और लिया जो वो क्यों लिया। मगर मुक्ता राव की जो कॉपी लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए थे एसओजी, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मन नहीं कर रहा है कि उस कॉपी को लेकर एक बार फिर से एसओजी जाए। ठीक है, आप मुक्ता राव की जांच नहीं करना चाह रहे हैं, मत कीजिए, मगर उनसे कह दीजिए कि इस कॉपी को आप रख लो अपना और 1 महीना पढ़ लो और पढ़ के दोबारा एग्जाम दो। क्या लिखावट में समानता है? क्या उसी तरह से वो लिख पा रही हैं? अगर ये इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा संदेह पैदा हो गया है तो सीजर्स वाइफ शुड अबव सस्पिशन। आरपीएससी को संदेह से परे होना चाहिए क्योंकि पवित्र संस्थान है। शिव सिंह राठौड़ आरएस 2018 और आरएस 2021 को लेकर इस शख्स से कोई पूछताछ ही नहीं हो रही है। क्या जबरदस्त जो है आरपीएससी और पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी में गठजोड़ है, यह समझ में नहीं आ रहा है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। अब तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट से तय हो ही जाएगा, मगर आरएस उससे भी बड़ा घोटाला है। और आरएस परीक्षा को लेकर जांच के आदेश देने का मन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई शख्स कोर्ट में जाएगा? क्या कोई जज साहब भी इस मामले में संज्ञान लेंगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आरएस सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। जरा सी बात होती है तो आरएस एसोसिएशन ऐसे कूद पड़ता है जैसे किसी आरएस अधिकारी का कोई बहुत बड़ा अहित हो रहा है। इल्जाम लगाना भी पाप है, मगर इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं, अपने ही अधिकारियों को पाक साफ बताने के लिए कम से कम आरएस एसोसिएशन को एक चिट्ठी ही लिख देनी चाहिए आरपीएससी से कि हमारे यहां अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच कर लो, इस गंदगी के साथ हम नहीं जीना चाहते हैं। पर यह साहस किसके पास है? वहां नैतिक साहस किसी के पास नहीं है। पता नहीं
अगर इतनी आसानी से व्यवस्थाएं बदल जाती तो फिर इतनी समस्या ही नहीं होती। भजन लाल शर्मा लौट आए हैं दिल्ली से और कहा जा रहा है कि दिल्ली उन्हें बुलाया गया था इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और बड़ी सभा होनी है और यहां से बड़ा संदेश देश भर में दिया जाना है। कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक वाला माहौल देश में बन नहीं रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और बनाना है इसकी जिम्मेदारी सबको दी गई है। मगर होता क्या है, उस वक्त चुनाव था, शादी के मौसम में नाच गाने जो हैं वो तो सेट कर जाते हैं, मगर इस भरी दोपहरी में किसी चौक पर जाकर नाच गाना शुरू करने लगो तो माहौल बनता नहीं है। इसलिए माहौल ना बनने की कई वजहें होती हैं, सियासी माहौल, मगर सेना में माहौल है, लोगों के अंदर माहौल है, और जहां भी हम बैठते हैं, भले सियासी पार्टियों को अपना माहौल नहीं दिख रहा हो, मगर हम जहां भी बैठते हैं लोगों में, लोग कह रहे हैं हमारी सेना ने क्या काम किया है। और हर जगह चर्चा है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह से नेस्तानाबूद किया है। हर व्यक्ति के दिल में ये चर्चा है, हर व्यक्ति के दिल में ये भाव है कि भारत ने कमाल की कार्रवाई की है, हमारी सेना ने शानदार कार्रवाई की है। सियासी पार्टियों का खेल तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।